हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन इंस्टीट्यूट प्लेटफॉर्म में मैं गौरव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो हमारी सीरीज़ थी यूपी पीसीएस 2018 मेंस सॉल्यूशन इन हिंदी, और इसमें हमने अब तक के 4 लेक्चर हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं जो कि प्लेलिस्ट में है, आप देख सकते हैं इसको। इसमें हम बेसिकली कर क्या रहे थे, जो 2018 में यूपी पीसीएस मेंस एग्ज़ाम हो चुका है और जो कि पूरी तरह से यूपीएससी के पैटर्न पे हुआ था, और अब 2019 का जो कि मेंस होने वाला है, तो इसमें जो यूपी पीसीएस का पेपर है 2018 का, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका देखते हुए हम इसका क्या कर रहे थे, स्ट्रक्चरिंग कर रहे थे और मॉडल आंसर देख रहे थे कि किस तरह से एग्जाम में प्रश्न आए, तो हम कैसे सोचें प्रश्नों को, प्रश्न की वाकई में समझ क्या है और कैसे आंसर राइटिंग करें ताकि अधिक से अधिक मार्क्स हमें एग्जाम में मिल सकें। तो आज इसी में हमारा जो पार्ट 5 है उसको डिस्कशन करेंगे, और मैं जल्दी से प्रयास करूंगा कि ये सीरीज जल्दी जल्दी खत्म की जाए। तो अब मैं हर बार 5 से 6 क्वेश्चन करके, ये हमारा आज हो जाएगा 10 से क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 15 हम आज डिस्कशन कर लेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी इसको समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि समय मेरे पास भी लिमिटेड है और 30 से 35 मिनट से अधिक वीडियो एक लॉन्ग हम बना नहीं सकते, ये प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि फिर आप लोग भी देखते नहीं, आप लोग भी थक जाते हैं, तो ये बात होती है। तो लॉन्ग वीडियो कर नहीं सकते, तो मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी इसको अब समाप्त किया जाए, क्योंकि अब यूपी पीसीएस जो मेंस है 2019 का वो भी होने वाला है, तो उसमें आप लोग को इससे हेल्प मिल सके। तो आगे बढ़ने से पहले आप यहाँ पे जो एक सबसे महत्वपूर्ण सूचना है कि अगर आपने आप तक सब्सक्राइब बटन को क्लिक नहीं किया यूपीएससी हिंदी विद गौरव, साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर नहीं किया है, तो इसे जल्दी जल्दी शेयर कर दें। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2019 की जो सिविल सेवा की परीक्षा हुई है उसमें इंटरव्यू में अपीयर्ड हुआ हूँ, और इसके अलावा मैं IIT रुड़की से पढ़ा हुआ हूँ। तो हम सीधे अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं, और आपसे बता दूँ कि जो अन्य भाग हैं वो यूपीएससी हिंदी विद गौरव के आप चैनल पे जाएंगे यूट्यूब पे, और यूपी पीसीएस प्लेलिस्ट पे देखेंगे, यूपी पीसीएस प्रीवियस ईयर प्लेलिस्ट पे आपको सारे प्रश्न जो ऑलरेडी हमने चर्चा किया था, हमने ये भी देखा था कि क्या चैलेंजेस हैं यूपी पीसीएस एग्जामिनेशन में, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हमने वो भी बात वहाँ पे की थी, तो आप उसको वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, क्या पढ़ना है, क्या रिसोर्सेज हैं, तो यूपी पीसीएस प्लेलिस्ट से आप उसको देख सकते हैं। तो ये जो सेकंड पार्ट है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसमें बेसिकली आप देखेंगे 11 से 20 प्रश्न हैं टोटल, इसमें 10 प्रश्न है नंबर 11 से लेके नंबर 20 तक, और आपको सबके उत्तर 200 शब्दों में देने हैं और 12 मार्क्स से हैं, ठीक है, तो ये बात आप समझ पाएंगे। अब हम एक एक करके प्रश्न उठाते हैं और आज हम 15 तक डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो आप सीधे पहले प्रश्न की ओर ही चलते हैं। पहला प्रश्न है, 200 वर्षों के ब्रिटिश शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था के मेरुदंड को क्षतिग्रस्त कर दिया था, व्याख्या कीजिए, ठीक है। इंग्लिश में पढ़ता हूं। द स्पाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी वॉज बैडली इंजर्ड ड्यूरिंग द 200 ईयर ऑफ ब्रिटिश रूल, एक्सप्लेन, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपको क्या बताना है कि जो भारत में ब्रिटिश ने शासन किया था, ब्रिटिश जो सरकार थी, उसने भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न पक्षों को बहुत तरीके से चोट पहुंचाई। मतलब आपको ये पता होगा कि भारत को बेसिकली उन्होंने किसके लिए यूज़ किया, अपने जो कच्चे माल है जैसे कपास, इसके अलावा अफीम, इसके अलावा नील, जो भी मतलब कच्चे माल है, ठीक है, मसाले, गन्ना, जो कच्चा माल है, यहाँ से भारत को कच्चे माल के निर्यातक के रूप में यूज़ किया, और जो ब्रिटेन में जो तैयार माल थे जो कारखाने में, वो भारत में बेचते थे। इससे क्या हुआ, भारत की जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न पक्ष हैं, चाहे वाणिज्यिक अर्थव्यवस्था थी, चाहे जो शहर थे, वो सब पूरी तरह से, चाहे वो जो दरबारी कला थी, वो पूरी तरह से चौपट हो गई, और इसी को आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन, यहाँ पे आप कई तरह का इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। एक इंट्रोडक्शन यहाँ पे ये लिखा है कि आप इंट्रोडक्शन में दादा भाई नौरोजी की आर्थिक निकासी का सिद्धांत बता सकते हैं, कि दादा भाई नौरोजी, इसके अलावा जो रमेश चंद्र दत्त थे, ठीक है, इन लोग ने क्या किया था, इन लोग ने बताया था कि ब्रिटिश जो गवर्नमेंट ने भारत में शासन किया था, उसने किस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था के मेरुदंड को क्षतिग्रस्त किया था। तो आप आर्थिक निकासी के सिद्धांत से बता सकते हैं कि दादा भाई नौरोजी ने कुछ बताए थे कि कितना मिलियन पाउंड ब्रिटिश जो है 1870-80 के दशक में भारत से प्रतिवर्ष ब्रिटेन में ले जाते थे। तो आप इस तरीके से बता सकते हैं। जो दूसरा है, आप इस चीज कथन का बैकग्राउंड दे सकते हैं। कथन का बैकग्राउंड देने का मेरा मतलब है, आप बता सकते हैं ब्रिटिशर्स जो थे वो व्यापार के उद्देश्य से भारत आए थे तथा अपनी आर्थिक, प्रशासनिक एवं साम्राज्यवादी नीतियों से भारतीय अर्थव्यवस्था के मेरुदंड को क्षतिग्रस्त कर दिया। तो दूसरा इंट्रोडक्शन आप इस तरीके से दे सकते हैं 15-20 शब्दों में। आए तो थे व्यापार के उद्देश्य से, परंतु
उस प्रकार की उन्होंने नीतियां अपनाई। कैसी नीतियां? आर्थिक नीतियां, प्रशासनिक नीतियां, साम्राज्यवादी नीतियां, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था का जो मेरुदंड है वो क्षतिग्रस्त हो गया। और आगे हम इसी की चर्चा करने वाले हैं हेडिंग डाल के, तो इसको कर सकते हैं। इसके अलावा एक तीसरा टाइप का जो इंट्रोडक्शन आप ये कह सकते हैं कि बेसिकली ब्रिटेन ने क्या किया। ठीक है, आप चाहें तो इस तरीके का इंट्रोडक्शन भी यहाँ पे लिख सकते हैं जो मैं अभी तीसरा बताने वाला हूँ, और ये बहुत शॉर्ट इंट्रोडक्शन हो जाएगा। ब्रिटेन ने लंदन, या फिर आप कह सकते हैं ब्रिटिश कोर को, ब्रिटेन को कोर मान लीजिए और बाकी जो भारत है उसको पेरीफेरी मान लीजिए, तो पेरीफेरी के रूप में भारत का शोषण किया। ठीक है, एक कोर पेरीफेरी सिद्धांत होता है। कोर पेरीफेरी सिद्धांत में जो कोर होता है, कोर उस क्षेत्र का विकास पेरीफेरी से निर्यातित जो वस्तुएं होती हैं, जो सेवाएं होती हैं, उससे किया जाता है। बेसिकली पेरीफेरी का शोषण किया जाता है और कोर का विकास किया जाता है। तो ये कई लोगों ने सिद्धांत दिया था, तो आप इस तरीके से इंट्रोडक्शन बहुत शॉर्ट में लिख सकते हैं कि ब्रिटिश कोर का विकास करने के लिए भारतीय पेरीफेरी, ठीक है, भारत के रूप में पेरीफेरी का ब्रिटेन ने शोषण किया और भारतीय अर्थव्यवस्था के मेरुदंड को क्षतिग्रस्त कर दिया। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। अच्छा, भारतीय अर्थव्यवस्था के मेरुदंड को क्षतिग्रस्त कर दिया, इसका मतलब क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था जो थी, जब ब्रिटिश शासन नहीं आए थे भारत में, तो भारतीय अर्थव्यवस्था कई तरीके से काम करती थी। उस चीज़ को उन्होंने देखा। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे भारत में कलाकारी, हस्तशिल्प, दरबारी कलाएँ थी। भारत में कृषि, वाणिज्यिक कृषि थी। अच्छा, भारत में आप देखेंगे कई प्रकार की कृषि थी। एक तो हम अनाज उगाते थे, इसके नाम निर्यात योग्य, जैसे सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, ठीक है, हम ये सब करते थे। तो वो क्या करते थे, हम बाजारों में बेचते भी थे। अधिशेष, बेसिकली आप कहते हैं जब ब्रिटिशर्स नहीं आए थे तो अधिशेष होता था। ठीक है, भारतीय कृषि में अधिशेष होता था और सोने की चिड़िया कही जाती थी, यानी सोना लोग हमारे यहाँ दे के जाते थे और यहाँ से सामान ले जाते थे। ठीक है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था आप कह सकते हैं जब तक ब्रिटिश नहीं आए थे तो भारतीय अर्थव्यवस्था काफ़ी पोषित थी और फली फूल रही थी। लेकिन उन्होंने क्या किया, इसी मेरुदंड पे चोट पहुंचाया। जो हमारे यहाँ वस्तु सेवा, जो कलाकार थे, जो सेवाएं प्रदान करते थे, उन लोगों को भी ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, उन लोगों को भी प्रेरित किया कि वो वापस गांव जाएं, कृषि करें। और ये जो कृषक थे, कृषकों को उन्होंने इतनी हानि पहुंचाई। चाहे आप भू राजस्व नीतियाँ देख लेंगे ब्रिटिश सरकार की, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, ठीक है, स्थायी बंदोबस्त, सब में उन्होंने क्या किया, बेसिकली उसके माध्यम से जो मेरुदंड था हमारी अर्थव्यवस्था का, जो कि कृषि हम कह सकते हैं, उसको पूरी तरह से क्षतिग्रस्त किया। तो आपका फोकस कृषि पे होगा, लेकिन बाकी सारे पॉइंट्स भी आप लिखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने चोट पहुंचाई, इसमें सारे पॉइंट्स को कवर कर लेंगे। अच्छा, मेन बॉडी में आपको ध्यान देना है कि चीजें थोड़ा ओरिएंटेशन सही रहे। देखिए इस प्रश्न की खास बात यह होगी, लगभग सभी बच्चों के ये प्रश्न आते होंगे। ठीक है, सभी बच्चे ये समझ पाएंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड क्या है, और सभी बच्चे लगभग अच्छा खासा आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा, आपको जब आंसर आप लिख रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आंसर ओरिएंटेशन बहुत अच्छा रहे। ऐसा ना रहे कि आप एक पॉइंट लिख रहे हैं, अगला छोड़ दे रहे हैं, जैसे अभी मैं दिखाता हूं आपको, और सीधे कूद जा रहे हैं। ठीक है, तो आंसर की स्ट्रक्चरिंग जो है वो बहुत पावरफुल होनी चाहिए अगर आपको ऐसे प्रश्नों में मार्क्स ले आने हैं। और पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी शेयर कर दूंगा, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए, मैंने पहला पॉइंट क्या बताया, पहला पॉइंट बताया भारतीय राज्य दरबारों के क्षय के कारण शहरी बेरोजगारी, दरबारी शिल्प, हस्तकलाओं, वस्त्रों इत्यादि का ह्रास हुआ। ठीक है, तो उन्होंने बेसिकली क्या किया, आते ही जब उन्होंने भारत पे कब्जे किए और भारतीय रियासतों को जब अपने अधीन किया, तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले चोट पहुंचाई, राजदरबारी जो कलाएं थी वो बंद कर दिया। बोला कि यार ये सब पैसे की बर्बादी है। उससे क्या होता था, जो वहाँ पे काम कर रहे लोग थे उनमें शहरी बेरोजगारी आ गई, दरबारी शिल्प खत्म हो गया। ठीक है, हस्तकलाएं, वस्त्र जो वहाँ पे यूज होते थे, जो महंगी चीज़ें बिकती थी दरबारों में, विनिर्माण उद्योग। बेसिकली मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, आप जब आंसर लिखेंगे तो आप इसको लिखेंगे विनिर्माण हेडिंग डाल के, कि विनिर्माण को किस तरह से क्षति पहुंचाई। तो आप यहाँ पर इस तरीके से हेडिंग डाल सकते हैं कि जो हमारा विनिर्माण था उस समय दरबारी कलाओं के इर्द गिर्द घूमता था। चाहे आप देखेंगे वस्त्र, रेशमी वस्त्र, उसमें कढ़ाई, फिर इसके अलावा जो तलवारें थी, सुसज्जित तलवारें, तो इन चीज़ों की जो कला थी वो इन्होंने आते ही बंद करा दी। ठीक, दूसरा पॉइंट, इन्होंने क्या किया, कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया। जो ब्रिटिशर्स थे उसने क्या किया, कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया। देखिए, इसके पहले हम क्या करते थे, खाने बेसिकली अपने खाना पूर्ति के लिए उगाते थे, और बाकी क्या करते थे, बाकी अधिशेष सृजन करते थे और अर्थव्यवस्था उसमें हमारी चलती रहती थी। इन्होंने क्या किया, जो नगदी फसलें हैं, चाहे वो कपास हैं, उसके अलावा नील आदि की कृषि को प्रोत्साहन दिया भारत में, तथा शोषणकारी भू राजस्व नीति से
क्या हुआ, कृषक तनाव हो गया। ठीक है, जहां पर आपको एग्जाम्पल देने हैं। देखिए मैं क्लियर बता रहा हूं, ये केवल स्ट्रक्चरिंग है, फुल आंसर नहीं है। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं जो ऑलरेडी मैंने बताया, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, ये सब आपको एग्जाम्पल देना है कि इन नीतियों के कारण, थोड़ा चाहें तो आप और डेप्थ में जाके एग्जाम्पल दे सकते हैं कि अपनी जो उनकी शोषणकारी जो भू राजनीति, जो भू राजस्व नीति थी, इसके कारण क्या हुआ, भारतीय अर्थव्यवस्था को विभिन्न तरीकों से चोट पहुंची, जो बेसिकली कृषि पर आधारित थी। तीसरा पॉइंट मैं लिखूंगा, दादा भाई नौरोजी, रमेश चंद्र दत्त आदि आर्थिक आलोचकों के अनुसार भारत से वृहद मात्रा में होम चार्जेस तथा आर्थिक निकास के द्वारा अर्थव्यवस्था के मेरुदंड को क्षति पहुंचाई गई। तो मैं वो तरीका बता रहा हूं, किसके माध्यम से, होम चार्जेस के माध्यम से। और होम चार्जेस आप अवश्य पढ़ें, ये प्रीलिम्स में भी सीधे सीधे पूछ सकता है कि क्या होम चार्जेस हैं। होम चार्जेस बेसिकली वो है जो इंग्लैंड में जो भारत सचिव होते थे उनके द्वारा जो खर्चे किए जाते थे भारतीय संचित निधि से। ठीक है, इंग्लैंड में खर्चे होते थे और भारतीय संचित निधि से जो किया जाता था उसको हम बोलते थे होम चार्जेस। तो इसके माध्यम से भी ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, भारत का मेरुदंड क्षतिग्रस्त किया, क्योंकि यहाँ का पैसा उन्होंने एक तरह से आप कह सकते हैं सीधे आर्थिक निकासी ब्रिटेन में कर दी। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अंग्रेजों के आगमन से पूर्व भारत हस्तनिर्मित सूती एवं रेशमी वस्त्रों का बड़ा उत्पादक था। अंग्रेजी की विघटनकारी अंग्रेजों की, या अंग्रेजी नहीं होगी, अंग्रेजों की विघटनकारी आयात निर्यात नीति ने भारत को कच्चे माल का निर्यातक तथा कारखाना निर्मित माल का आयातक बना दिया। ठीक है, तो वही बात मैंने शुरू में ही आपको समझा दी थी। बेसिकली उसी पॉइंट को हमको घुमा फिरा के अलग अलग तरीके से लिखना है कि क्या हुआ, भारत एक तरह का कच्चे माल का निर्यातक बन गया। यानी सीधी बात है, आप 100 रुपए का सामान बेच रहे हैं और इंग्लैंड क्या कर रहा है, उसी को विनिर्मित कर दे रहा है, पैकेजिंग कर दे रहा है और वापिस आपको 1000 रुपये में बेच रहा है। तो देखिए सामान भी आपसे सस्ते में ले जा रहा है। तो आप यही कह सकते हैं, इसी को मैंने बोला पूरी तरह से पेरीफेरी का शोषण। पेरीफेरी कच्चे माल ले गए और यहाँ से पैकेज माल जो कि महंगा था उसको वापस पेरीफेरी में बेच रहे हैं। तो गरीब और गरीब होते गए, है ना, अमीर और अमीर होते गए। तो ये काम ब्रिटेन ने भारत में किया। ठीक है, पांचवा, ब्रिटेन ने क्या किया, भारत में रेलवे आदि का निर्माण कराया। देखिए प्रश्न के पर क्या है, मैं वापस प्रश्न पढ़ देता हूं ताकि आप जुड़े रहें। 200 वर्षों के ब्रिटिश शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था के मेरुदंड को क्षतिग्रस्त किया, व्याख्या करें। तो आपको एक्सप्लेन करना है किस तरीके से, किस प्रक्रियाओं से भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड क्षतिग्रस्त हुआ। तो कौन कौन सी प्रक्रियाएं थी, मैं उसी की चर्चा कर रहा हूं। ठीक है, उसी की चर्चा लाइन से कर रहा हूं कि दरबारी कला का नाश कर दिया, कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया, आर्थिक निकास के द्वारा हानि पहुंचाई। ठीक है, जो हस्तकलाएं थी, शिल्प कलाएं थी, उनको नुकसान पहुंचाया। अगला, रेलवे का निर्माण शुरू किया। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, भारत के आंतरिक बाजारों में पहुंच स्थापित करना एवं इसके निर्माण हेतु निवेश पर भी अंग्रेजी पूंजीपतियों को निश्चित लाभ दिए गए। ठीक है, तो देखिए कुल मिलाकर के इसको आपको ऐसे लिखना है कि जो रेलवे, यहाँ पे मैंने पॉइंट्स बस शॉर्ट लिखे हैं ताकि जब आप लोग से डिस्कशन कर रहा हूँगा तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। लिखना आप लोग को अपने मन से है, क्योंकि इतना समय नहीं था। अगर डिस्कशन ही केवल करना है, अगर मैं एक बार डिस्कशन करूँगा और फिर मॉडल आंसर आपके सामने रखूँगा तो उससे काफ़ी टाइम किल होगा और क्वेश्चन एग्जैक्ट तो रिपीट नहीं होगा एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में एग्जैक्ट तो रिपीट नहीं होगा, तो हमारा उसका करने का बहुत फायदा भी नहीं है। बस इस बात को समझना होगा कि हमें आंसर में चाहिए क्या। ठीक है, आंसर में अगर पूछा है व्याख्या करें तो किस चीज़ की व्याख्या करना है, क्या चीज़ एक्सप्लेन करना है, मैं डिस्कशन उसका कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़े फैक्ट्स एक आध कम हो सकते हैं, एक आध ज़्यादा हो सकते हैं, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। तो मैंने ये बताया कि रेलवे के निर्माण का प्रमुख उद्देश्य क्या था। उसका उद्देश्य भारत में विकास करना नहीं था, उसका उद्देश्य था भारत के आंतरिक बाजारों में भी किस तरह से पहुंच की जाए। और आंतरिक बाजारों में पहुंच होंगे तो जो आंतरिक बाजार, जो देश के दूर दराज के बाजार हैं, वहां से भी कच्चा माल किस तरह से बंदरगाहों तक जल्दी जल्दी पहुंचेगा तीव्र गति से। इसके अलावा किस तरीके से जो विनिर्मित माल है उसको भी भारत के आंतरिक बाजारों तक पहुंचाया जाएगा। तो उद्देश्य ये था। एवं इसके निर्माण हेतु निवेश पर भी अंग्रेजी पूंजीपतियों को निश्चित लाभ दिए गए। तो जो अंग्रेजी पूंजीपति जो पैसा लगाते थे उस पर भी उनको 5% का वार्षिक निश्चित रिटर्न दिया जाता था। ये बात भी आप समझेंगे। इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण बात है, जो रेलवे का निर्माण हुआ था उससे अंग्रेजों को और तरीके से फायदा हुआ था। ठीक है, तो इस पे आप अलग से पॉइंट चाहें तो तैयार कर लें। हो सकता है कि सीधे सीधे एक रेलवे पेजदार प्रश्न आने की चांसेस है, और हो सकता है अगर हिस्ट्री का प्रश्न पूछेगा तो सीधे पूछेगा भारत में ब्रिटेन का रेलवे, भारत में अंग्रेजों द्वारा रेलवे का निर्माण मुख्यतः औपनिवेशिक उद्देश्यों के कारण था, व्याख्या करें। तो इसी को आपको समझाना है कि रेलवे के निर्माण का उद्देश्य क्या था, आंतरिक बाजारों में पहुंच स्थापित करना, कच्चे माल के रूप में आंतरिक बाजारों का यूज करना, जो विनिर्मित माल है वहां तक पहुंचाना, भारत पर
कह सकते हैं आप जो भारत के सैन्य गतिविधियां उसको तीव्रता से अर्जित करना, ताकि कहीं से विद्रोह तो रेलवे के माध्यम से तीव्र गति से पहुंचा जाए, सरकारी कोष है उसका तीव्र गति से हस्तांतरण करना। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं, इसको एक्सप्लेन एग्जैक्टली एक प्रश्न यहाँ से अगर बने तो आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन ऐसे कर सकते हैं। अगला, चीन के साथ बढ़ते व्यापार घाटे को रोकने हेतु चीन में निर्यात योग्य अफीम की कृषि ने भारतीय अर्थव्यवस्था को खाद्यान्न हेतु भी अंग्रेजों पर निर्भर बना दिया। और उन्होंने किस तरह से मेरुदंड को भारत मेरुदंड को क्षतिग्रस्त किया, तो एक महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि चीन के साथ उनका व्यापार घाटा बढ़ रहा था नियमित, तो उन्होंने क्या किया, चीनियों को अफीम का नशा दिला दिया। और एक बार अफीम का नशा हो जाता है तो बड़ा मुश्किल होता है दूर होना, ठीक है। अब ये बात समझिएगा कि अफीम का जब चीनियों का नशा हो गया तो वो क्या करते थे, भारत से अफीम का निर्यात करते थे चीन में, और चीन से चांदी और सोना जो भी चीज़ें थी वो लेके जाते थे, ठीक है। और जो चीन से जो अन्य सामान थे जैसे रेशम, इसके अलावा चीन से जो भी निर्यात की वस्तुएं थी वो वहाँ से लेके जाते थे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, भारतीय अर्थव्यवस्था खाद्यान्न हेतु भी आत्मनिर्भर नहीं रह पाई, ठीक है, क्योंकि देखिए कृषि का उपयोग अब हो रहा है नकदी फसलों के लिए, तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचे। इसके अलावा श्रम कानूनों, भारतीय पूंजीपतियों के प्रति विभेदकारी दृष्टिकोण, सूती वस्त्र, लौह इस्पात आदि उद्योगों पर ध्यान न देकर केवल लाभ के उद्देश्यों पर आधारित शोषणकारी नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड क्षतिग्रस्त कर दिया। तो आप चाहें तो निष्कर्ष इस प्रकार का लिख सकते हैं कि केवल लाभ के उद्देश्य से उन्होंने काम किए, न कि भारत में डेवलपमेंट कराने का उनका कोई उद्देश्य नहीं था। अच्छा, ठीक है, इस बात को समझिएगा। अच्छा, रेलवे में भी आप एक पॉइंट ये लिख सकते हैं, चाहें तो अगर रेलवे का एग्जैक्टली प्रश्न आ जाए, मैं इसलिए डिस्कशन कर दे रहा हूँ आपको, ये पॉइंट आप चाहें तो अलग से बता सकते हैं। रेलवे में जो उनके शुल्क थे, प्रशुल्क थे, वो विभेदकारी प्रशुल्क भी थे, ठीक है। अगर भारतीय कोई वस्तु बेचते थे रेलवे के माध्यम से, उस पर वो क्या करते, उच्च शुल्क लगाते थे, ठीक है, उच्च आयात शुल्क लगाते थे या उच्च किराया लगाते थे। लेकिन अंग्रेज कोई वस्तु रेलवे के माध्यम से ले जाते थे, उसमें वो क्या करते थे, निम्न शुल्क, निम्न किराया लगता था। तो आप देख सकते हैं अंग्रेजी वस्तुएं अधिक प्रतिस्पर्धी बन जाएंगी, भारतीय वस्तुएं निम्न प्रतिस्पर्धी बन जाएंगी। तो ये भी रेलवे का एक उद्देश्य था। तो अलग अलग तरीके से आप रेलवे का अगर प्रश्न आए तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड प्रश्न पढ़ता हूं, देखिए केवल स्ट्रक्चरिंग है ना, और यहाँ पे आप पहले ही देख लीजिए मैंने लिखा है नो बुक फॉर वर्ड हिस्ट्री, यहाँ पे फिर से समझाया है, और ऑलरेडी मैं कई बार डिस्कशन कर चुका हूँ कि यार वर्ड हिस्ट्री के लिए कोई अलग से किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। देखिए मैं क्यों बता रहा हूं ये बात, आप खुद देखेंगे, सामने आपके प्रूव है। प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध को अवश्यंभावी बनाने में हिटलर की भूमिका की विवेचना कीजिए। यानी हिटलर की क्या भूमिका थी कि द्वितीय विश्व युद्ध अवश्य हो गया, मतलब हिटलर ने ऐसा क्या किया कि श्योर हो गया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर होगा। अगर हिटलर नहीं होता तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर शायद नहीं होता, ऐसा ये प्रश्न कह रहा है। अच्छा, इसमें आपको ध्यान रखना है, अवश्यंभावी बनाने में हिटलर की भूमिका थी, लेकिन आप केवल हिटलर को नहीं कोसेंगे एग्जाम में, इस बात को समझिएगा। केवल हिटलर 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 गलत था, हिटलर गलत था, ये नहीं करना है। कुछ पॉइंट्स आपको बताने हैं कि कहीं ना कहीं ये जो यूरोपीय शक्तियां थीं, चाहे वो ब्रिटेन हो या फ्रांस हो, जो इनकी तुष्टीकरण की नीति थी, इनकी जो तुष्टीकरण की नीति थी इटली और जर्मनी के प्रति, इस नीति ने भी, है ना, और इसके अलावा जो वर्साई की संधि हुई थी 1919 में, वो वर्साई की संधि भी कहीं ना कहीं सेकेंड वर्ल्ड वॉर को अवश्यंभावी बना रही थी। तो आप इस बात को भी आपको समझाना है कि वर्साई की संधि का भी एक महत्वपूर्ण योगदान था। हिटलर का तो था ही, क्योंकि प्रश्न की डिमांड वो है, तो आप 150 शब्द हिटलर के बारे में लिखेंगे, लेकिन जो 50 वर्ड्स हैं उसमें आप अन्य पक्षों को भी रखेंगे, ताकि आपका केवल संकीर्ण डायमेंशन न हो, उत्तर के आयाम वो संकीर्ण न हो, उत्तर के आयाम विस्तृत होने चाहिए। तो आप कुछ पॉइंट वो बताएंगे। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको सीधे बताता हूँ, जो मेरा GS1 का नोट्स मैंने बनाया था, ठीक है, 2018 में जब मेंस लिख रहा था, 2019 में जब UPSC मेंस लिख रहा था, तो उसके लिए देखिए जो मैंने नोट्स बनाया, तो ये सीधे उसमें मेरे पहला जो टॉपिक है नोट्स में, ठीक है, मैं इवन यहाँ पे अगर हो सकता है तो आपको दिखा देता हूँ नोट्स असली खोल के, ताकि आप लोग को क्लियर दिखे। यहाँ देखिए GS1 का मेरा नोट्स है, और देखिए पहला जो नोट्स का पहला पॉइंट है GS1 का, है ना, देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट हिटलर, ये सीधा क्वेश्चन यहाँ से अगर आपने ये चीज़ पढ़ी हुई है ना, तो आपसे सीधा प्रश्न हो जाएगा। तो क्लियर बात आप इस बात से समझ सकते हैं कि कोई और चीज़ें आपने नहीं पढ़ी, कोई किताबें नहीं पढ़ी, जो मैंने ऑलरेडी आपको मेथड बताया था कि टेस्ट दीजिए, टेस्ट में जो क्वेश्चन आए उसके नोट कर लीजिए, उसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए और NCERT केवल पढ़ लीजिए, उससे आपका काम हो जाता है। तो देखिए वहाँ पे सीधे दिख रहा है कि काम हो गया, क्यों, क्लियर लिखा हुआ है। हिटलर कैसे भूमिका है हिटलर की, तो हिटलर का उद्देश्य क्या था, जर्मनी को सर्वश्रेष्ठ बनाना। अब जर्मनी को सर्वश्रेष्ठ बनाना है, यानी उसको फ्रांस और जो अन्य ताकतवर शक्तियां हैं, जो ब्रिटेन है, उनको डराना धमकाना पड़ेगा, अपना क्षेत्रीय विस्तार करना पड़ेगा, ये कारण समझ सकते हैं।
वर्साय संधि का उल्लंघन, हिटलर का एक उद्देश्य ये था कि भाई सीधी बात है, आप समझ रहे ना, मतलब एक यहां से आप क्लियर एक पॉइंट और समझ सकते हैं कि वर्साय संधि ने इतना ज्यादा थोपा, ठीक है, मैंने देखिए बस शॉर्ट पॉइंट्स लिखे थे, इसको थोड़ा एक्सप्लेन आपको खुद से करना पड़ेगा क्योंकि 200 शब्दों का प्रश्न है। वर्साय संधि ने जर्मनी के जो महत्वपूर्ण क्षेत्र थे, जो जर्मनी के उपनिवेश थे, उनको क्या किया, ब्रिटेन फ्रांस जैसी जो शक्तियां थी उनमें बांट दिया। तो अब हिटलर क्या करेगा, हिटलर का एक उद्देश्य हो जाएगा कि वर्साय संधि का जल्दी से जल्दी उल्लंघन करें ताकि हम जर्मनी को सर्वश्रेष्ठ बना सकें। दूसरा पॉइंट, हिटलर का एक उद्देश्य था अखिल जर्मन साम्राज्य हेतु समस्त जर्मन जातियों को एक सूत्र में बांधना। तो जर्मनी छोटे छोटे, आपको पता होगा पहले क्या था, जोलबरीन, आपने अगर जर्मनी का इतिहास पढ़ा होगा तो जोलबरीन और संघों में विभक्त था। जो जर्मन वासी लोग थे, जो जर्मन लैंग्वेज बोलते थे, अलग अलग स्थानों पर रहते थे, कहीं फ्रांस में, कहीं प्रशा में, बगल में जो छोटे छोटे राज्य थे वहां पर रहते थे, ऑस्ट्रिया में। हिटलर का उद्देश्य था कि इन जर्मन जातियों को एक सूत्र में बांधना, यानी राष्ट्रवाद जगाना। और जो हिटलर का अंतिम उद्देश्य था कि साम्यवाद के प्रसार को रोकना, यानी रूस के खिलाफ झगड़ा करना। तो देखिए हिटलर ने किया भी यही, रूस के खिलाफ अटैक किया है ना, ब्रिटेन फ्रांस के खिलाफ अटैक किया, जर्मन जातियों को एक सूत्र में बांधने के लिए जो पोलैंड ओलैंड में जो जर्मनी वासी लोग थे उनके ऊपर कब्जा किया। तो यही काम आप समझ सकते हैं सीधे यहां पर। उसने कदम क्या उठाए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर अवश्यंभावी बन गया। उसने क्या किया, 1933 में राष्ट्रसंघ से अलग हो गया। देखिए राष्ट्रसंघ से अलग होगा तो सीधी बात है, अब शांति की कोई संभावना नहीं, भाई राष्ट्रसंघ से ही अलग हो गया तो बातचीत कहां करोगे। 1933 में उसने खुद को राष्ट्रसंघ से अलग कर लिया। 1935 में राइनलैंड का सैन्यीकरण कर दिया गया, ठीक है। देखिए वर्साय संधि में बात कही गई थी कि जो राइनलैंड है, जो राइनलैंड कहां पे है, जो जर्मनी और फ्रांस की सीमा पर, ये जर्मनी और यहाँ पे फ्रांस है, तो जर्मनी और फ्रांस की सीमा पर जो राइनलैंड का जो प्रमुख क्षेत्र था जहां पे बहुत सारी खदानें हैं, वहां पर हिटलर ने क्या किया, वहां का सैन्यीकरण कर दिया। इसके अलावा उसने क्या किया, साम्यवाद विरोधी रोम बर्लिन टोक्यो धुरी का निर्माण किया। तो उसका तीसरा उद्देश्य क्या था, साम्यवाद को रोकना। इसके लिए उसने क्या किया, रोम यानी इटली, बर्लिन यानी जर्मनी और टोक्यो यानी जापान, ये तीन जो साम्यवाद के विरोधी देश थे, इनका एक धुरी बनाई। चेकोस्लोवाकिया पर हमला किया, पोलैंड पर हमला किया, ठीक है। तो हिटलर ने यह सब काम किया। अब जो उसने पोलैंड पर हमला किया, तुरंत सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हो गया। तो आप यहीं से समझ सकते हैं कि हिटलर ही मुख्य, आपको दिख रहा होगा कि हिटलर ने ही मुख्य भूमिका निभाई। लेकिन वही बात है, मैं ऑलरेडी ये बात आपको समझाऊंगा, ये बात आपको लिखनी है बिल्कुल 150 शब्दों में। इस बात को बताइएगा कि हिटलर ने ऐसे ऐसे किया, साम्यवाद विरोधी ऐसा बनाया, उसने ऐसा बनाया, रूस के ऊपर अटैक कर दिया। लेकिन आपको इस बात को भी लिखना पड़ेगा कि बीज को पुष्पित किसने किया था, वर्साय की संधि ने किया था। यानी बीज को, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो बीज थे, जो पेड़ लगा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, इसका जो बीज था, इसको बनाया था किसने, इसको बनाया था वर्साय की संधि ने। यानी वर्साय की अगर कठोर संधि न हुई होती तो शायद हिटलर का उदय ही नहीं हुआ होता। तो आपको ये बात को एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आपको बताना है उस बीज को पुष्पित पल्लवित हिटलर ने किया। और इसमें योगदान किसने दिया, इसको सींचा किसने, इसको सींचा जो ब्रिटेन एवं फ्रांस की तुष्टीकरण वाली नीतियों ने। और कुछ तुष्टीकरण की नीतियां आप बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं, मैं यहीं पे समझा दूं। राइनलैंड का सैन्यीकरण भाई साहब कर रहे हैं, ठीक है। चेकोस्लोवाकिया पर हमला कर रहे हैं, ब्रिटेन और फ्रांस कुछ नहीं बोला है। ब्रिटेन कह रहा है कि फ्रांस बोलेगा, फ्रांस कह रहा है कि ब्रिटेन बोलेगा, तो कोई कुछ नहीं बोला। तो जब कोई कुछ नहीं बोलेगा तो क्या होगा, हिटलर का भाई सीधी बात है, कहेगा चलो वेरी गुड काम करते हैं। जब नहीं बोले तो आगे बढ़ा, उसके बाद उसने पोलैंड पर हमला कर दिया। अब जो पोलैंड पर हमला करेगा तुरंत इन लोगों को लगेगा यार ये तो गड़बड़ कर रहा है हिटलर, तो तुरंत सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा। तो आप ये बात इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं है ना, इस बात को आपको समझाना पड़ेगा। तो वही मैंने बताया, देखिए मेरे जो नोट्स थे वर्ड हिस्ट्री के, अगर आपने कॉन्सेप्ट समझे हुए हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो आप सीधे सीधे केवल टेस्ट के भरोसे एग्जाम में जा सकते हैं। टेस्ट सीरीज के आपने नोट्स बनाए हैं तो अच्छे खासे क्वेश्चन सीधे सीधे वहाँ पे फंस जाएंगे। और ये आप देख सकते हैं सीधा सीधा, इवन मैंने खाली आपको वर्ड हिस्ट्री का दिखाया है, जानबूझ के ओनली वर्ड हिस्ट्री दिखाया। क्यों, क्योंकि मैंने ये मना किया था प्रॉपर कि और कोई सोर्स नहीं यूज़ करना है। लगभग जितने प्रश्न आए हैं, जितने प्रश्न ऊपर आ चुके हैं, चाहे ये जो हमने ये पढ़ा प्रश्न कि 200 वर्षों के ब्रिटिश शासन, है ना, इसके अलावा जो अभी हम प्रश्न पढ़ रहे हैं, आगे प्रश्न देखेंगे जो ऑलरेडी हमने कर चुके हैं, जैसे क्या योगदान था सरदार वल्लभ भाई पटेल का, इस तरह के जो भी प्रश्न आए ये ऑलरेडी मैंने अपने नोट्स में लिखे हुए हैं और टेस्ट के ही नोट्स में मैंने ऑलरेडी इन चीज़ों को लिखा हुआ है। तो वही पढ़ के जाओ और एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कराओ, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया, सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था, विश्लेषण कीजिए। अच्छा ये देखिए सब्जेक्टिव प्रश्न है ना, क्या बोल रहा है, कह रहा 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था, इसको आपको विश्लेषित करना है। मतलब रास्ता चल रहे हैं आप सीधे सीधे,
है ना, यहाँ पे कुछ विद्रोह चुटपुट हो रहा है, कुछ कभी हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। अचानक से 1857 में ऐसा हुआ, कुछ ऐसा कांड हो गया 1857 का, इसने दिशा ही बदल दी। जो भारत में चीजें चल रही थी, निर्णय ले लिया कि अब ऐसा कुछ चेंज होगा, जो चल रहा है वो सही नहीं है। 1857 का विद्रोह इतने व्यापक पैमाने पर था, इतना उसने बड़ी समस्या की थी कि इसने काफी जो पहले से चली आ रही चीजें थी उसको परिवर्तन कर दिया। प्रश्न की मांग ये है, ठीक है, काफी चीजों को परिवर्तन कर दिया। अच्छा देखिए, काफी चीजों को परिवर्तन कर दिया, इसके भी दो परिप्रेक्ष्य होंगे सोचने का। एक परिप्रेक्ष्य होगा कि ब्रिटेन की नीतियों में क्या क्या परिवर्तन किया, यानी जो ब्रिटेन काम कर रहा था उसमें इसने क्या क्या चेंजेस किया, 1857 के विद्रोह से उन नीतियों पर क्या क्या प्रभाव पड़ा। और दूसरा आप कह सकते हैं, एक जो दूसरा निर्णायक मोड़ था, आप ये बता सकते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है, जो भारत में आजादी की मांग थी, जो भारतीय राष्ट्रवाद था, उसने किस तरह से 1857 के विद्रोह की प्रेरणा ली। ठीक है, तो दो पक्षों पे आपको बेसिकली सोचना है। एक तो भारतीय राष्ट्रवाद ने किस तरह से प्रेरणा ली, दूसरा ब्रिटेन की जो नीतियां थी वो किस तरह से इसके पश्चात बदली हैं। तो आपको ध्यान रखना है, स्ट्रक्चरिंग के दो पार्ट अवश्य होंगे। ठीक है, मैं कुछ चीज़ों की डिस्कशन करूंगा, कुछ चीज़ें आपके ऊपर छोड़ दूंगा कि आप भी लिखें, उसको सोचें थोड़ा, है ना। और इवन मैंने स्ट्रक्चरिंग में लगभग चीज़ों को कंप्लीट कर दिया, ऐसा कुछ छूटेगा नहीं जी। ये भी क्वेश्चन है, मैंने बहुत छोटे में भले से बताया है ना, 50 शब्दों में करीब लिख दिया यहाँ पे, लेकिन इससे आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा आप खुद बना के लिखें, 51-52 दिन हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर ली है मॉडल आंसर के साथ, तो वहाँ से सीखें और कैसे अरेंज करना है चीज़ों को लाइन में, तो वहाँ से आप ऑलरेडी कर सकते हैं, मुझे पता है कि आप कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 1857 का विद्रोह अंग्रेजों की, इंट्रोडक्शन में सीधे ऐसे लिख दूंगा। अच्छा देखिए, इंट्रोडक्शन खूब बड़ा हो गया है, इसको आप थोड़ा अपने हिसाब से छोटा कर सकते हैं। तो मैंने क्या बताया, वही बताया क्यों निर्णायक मोड़ था। मैंने इंट्रोडक्शन में यही बताया कि क्यों निर्णायक मोड़ था 1857 का विद्रोह। तो देखिए मैंने क्या लिखा, वही बताया। 1857 का विद्रोह अंग्रेजों की शोषणकारी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक नीतियों का परिणाम थी, जिसने अंग्रेजों को भारतीय प्रशासन में विभिन्न कमियों को उजागर किया। अंग्रेजों की, यानी जो अंग्रेजों की उस समय भारतीय प्रशासन में कमियां थी, उसको इसने उजागर किया, तथा तत्कालीन समय में यह भारतीय इतिहास का एक निर्णायक मोड़ बन के उभरा। तो मैंने क्लियर ये बात बताई कि उस समय जो भारतीय इतिहास था उसमें 1857 का विद्रोह एक निर्णायक मोड़ बन के उभरा। क्यों? इससे क्या हुआ था, जो 1857 का विद्रोह हो गया था, भाई इतना बड़ा विद्रोह हुआ था, उससे क्या होता, जो अंग्रेजों की कमियां थी विभिन्न क्षेत्रों में, प्रशासन में, भारतीय प्रशासन में कमियां थी, सामाजिक नीतियां, आर्थिक नीतियां, राजनीतिक नीतियां, इसमें जो कमियां थी उसको इसने उजागर कर दिया था, उसको इसने बता दिया था, देखो इन कमियों के कारण विद्रोह हुआ है। तो सीधी बात है, जब वो कमियां होंगी तो अंग्रेज देखेंगे यार ऐसा विद्रोह दोबारा हो गया, तब तो हमें इंडिया छोड़ के जाना पड़ेगा। तो वो क्या करेंगे, एक निर्णायक काम करेंगे, कुछ डिसीजंस लेंगे कि ठीक है ऐसा ऐसा आप करेंगे। उसी को आपको आंसर में लिखना है। ठीक है, उसी को लिखना है। और जो दूसरी बात मैंने बताई, जो दूसरा डायमेंशन ये है, आपको ये भी बताना है कि भारतीय राष्ट्रवाद किस तरह से 1857 के विद्रोह से प्रभावित था, और उसके बाद किस तरह से आप देखेंगे 1885 में, खैर वो बहुत ज़्यादा गैप बन जा रहा है, टाइम गैप बहुत ज़्यादा रहा। 1857 में विद्रोह हुआ, 1885 में कांग्रेस बना, लेकिन फिर भी आप एक दो पॉइंट यहाँ से बता सकते हैं कि राष्ट्रवादी जितने थे, भले से 1885 में कांग्रेस बना, भले से बाल गंगाधर तिलक बाद में आए, भले से वीडी सावरकर बाद में है, लेकिन जो भी राष्ट्रवादी थे वो प्रेरणा किससे लेते थे, 1857 के विद्रोह से लेते थे। तो आप एक पॉइंट आंसर का यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो राष्ट्रवादी थे उन्होंने भी 1857 को एक निर्णायक मानते हुए इससे प्रेरणा ली। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ब्रिटेन क्या क्या परिवर्तन कर सकता है। अच्छा, ये तो प्रश्न पूछ चुका है 2018 में, है ना। 2019 में आपको जब मेंस लिखेंगे, जिन लोगों का मेंस है उनको ध्यान रखना होगा, पाइका आंदोलन, ठीक है, पाइका आंदोलन इस पे पढ़ लेंगे। इसके अलावा उनको और काम करना है, उनको जो उत्तर प्रदेश का 1857 के विद्रोह में जो उत्तर प्रदेश का योगदान था, ठीक है, 1857 के विद्रोह में उत्तर प्रदेश में क्या क्या काम हुआ था, इस बात को उनको पढ़ लेना है अच्छे से, क्योंकि ये प्रश्न आने की अब संभावना ज़्यादा है। ठीक है, तो प्रशासनिक परिवर्तन क्या किया अंग्रेजों ने, तुरंत जो 1857 का विद्रोह हुआ तुरंत क्या हुआ आप देखेंगे, 1858 में भारत शासन अधिनियम आया। इस भारत शासन अधिनियम को क्या बोला जाता है, भारत की शासन में जो कमियां थी उसको दूर करने का अधिनियम। ठीक है, भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम। इसके तहत भारत को प्रत्यक्षतः ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन ला दिया गया। जो ब्रिटिश क्राउन था उसके अधीन सीधे सीधे भारत के शासन को 1858 के अधिनियम द्वारा ला दिया गया। इसके अलावा दूसरा जो परिवर्तन आया, क्या ब्रिटेन की नीति में परिवर्तन आया, रियासतों के प्रति जो नीति थी ब्रिटेन की वो भी परिवर्तित हो गई। उदाहरण के तौर पे विलय तथा कब्जे की नीति त्याग दी गई तथा रियासतों के राजाओं को तुष्ट करने का प्रयास किया गया, क्योंकि इनका सहयोग भारत पर शासन हेतु आवश्यक था। तो आप देखेंगे उसके पहले क्या कर रहे थे, जो डलहौजी थे और ये लोग क्या कर रहे थे, काफी तेजी से विलय एवं अधिग्रहण की नीति चला रहे थे।
वेलजली की सहायक संधि आई, डलहौजी की विलय की नीति आई। इससे क्या हुआ, भारतीय जो रियासतें थी, राजाएं थे, वो शंकित हो गए, वो डर गए ब्रिटेन से। और जब विद्रोह होता था तो ये लोग क्या करते थे, समर्थन कर देते थे कि सही बात है, चलो इंग्लैंड के खिलाफ विद्रोह का समर्थन किया जाए। इसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया, 1857 के बाद अंग्रेजों ने क्या किया, विलय की जो नीति थी उसको त्याग दिया गया। बोला ठीक है, अब हम, जो रानी थी उन्होंने क्लियर घोषणा की, अब हम किसी राज्य का अधिग्रहण नहीं करेंगे, रियासतों का अधिग्रहण नहीं करेंगे, है ना, और उनको तुष्टीकरण इवन करेंगे। मान लीजिए कोई राज्य अगर विद्रोह कर रहा है तो अन्य राज्यों की सहायता से उसके विद्रोह को दबाएंगे, तो तुष्टीकरण करेंगे राज्यों के, और फूट डालो राज करो की नीति अपनाएंगे। मतलब कुछ राज्य रियासतों को आपस में लड़ाएंगे। बेसिकली आपको ये समझना है, अलग अलग रियासतें जैसे ग्वालियर है ना, ग्वालियर के सिंधिया हुए, भोसले हुए, इन लोगों को आपस में लड़ाएंगे, ठीक है, बड़ौदा जो भी है, इन लोग को आपस में लड़ाएंगे, न कि खुद लड़ाई करेंगे। तो इसका इन्होंने क्या किया, तुष्टीकरण किया, और इनका सहयोग भारत पर शासन हेतु आवश्यक मानते हुए, ठीक है, इनको सहयोग दिया। तीसरा, ब्रिटेन की सैन्य नीति में भी परिवर्तन हो गया। सैन्य नीति में क्या परिवर्तन हुआ भाई, देखा उन्होंने कि 1857 के विद्रोह में कई जो उत्तर प्रदेश बिहार के जो क्षेत्र थे, इसमें क्या हुआ, बहुत ज़्यादा विद्रोह किया गया। तो इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने भारत में 2-3 काम कर दिया। एक तो काम किया, आपने सुना होगा कि इन्होंने लड़ाकू जातियां और गैर लड़ाकू जातियां भारत में घोषित कर दी। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, भारतीय सेना का पुनर्गठन किया। और सेना के पुनर्गठन हेतु क्या किया इन्होंने, पील आयोग, ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन सीधे बन सकता है, ठीक है, पील आयोग का इन्होंने गठन किया। और इन्होंने क्या किया, भारतीय सेना में अंग्रेज और यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया गया, ठीक है। इन्होंने क्या किया, बेसिकली पहले क्या था, मान लीजिए 100 में 90 भारतीय सैनिक थे, इनके 10 अधिकारी यूरोपीय थे। अब क्या किया गया, इसमें यूरोपीय जो सैनिक थे और जो अंग्रेज सैनिक थे, इनका अनुपात बढ़ाया गया। और इसमें क्या किया गया, अब 90 की जगह आप समझ लीजिए एक तरह से 80 या 70 भारतीय रहेंगे, बाकी 30 यूरोपियन रहेंगे। इस तरीके से इन्होंने क्या किया, परिवर्तन किया, ठीक है, इस बात को समझिएगा। सेना में पुनः विद्रोह से बचने के लिए पील आयोग की सिफारिशों पर रंग, जाति, धर्म आदि विभेदों को बढ़ा दिया गया। इसके बाद इन्होंने क्या किया, जो रंग, जाति, धर्म जो सेना में पहले से विभेद चला आ रहा था, इसको इन्होंने बढ़ावा दिया, ताकि जो सेना है वो आपस में संगठित ना हो पाए, ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ संगठित ना हो पाए। इन्होंने ये काम किया। इसके बाद अंग्रेजों ने सामाजिक धार्मिक नीति में भी परिवर्तन किया। सामाजिक धार्मिक नीति में क्या परिवर्तन किया, बेसिकली आप समझेंगे। इसके पहले देखिए, जो आप कह सकते हैं, जो लड़ाई थी, जो अंग्रेजों के खिलाफ जो 1857 का विद्रोह हुआ था, इसका एक तात्कालिक कारण तो यही था ना, सामाजिक धार्मिक कारण ही तात्कालिक कारण था। क्या था, हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म जो लोग थे, वो लोग कहते थे कि सूअर की चर्बी है, जो गाय की चर्बी है, हमारे धर्म के खिलाफ है। तो वो कहते थे कि ये जो अंग्रेज आए हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये हमारी जो संस्कृति है, हमारी संस्कृति पे हस्तक्षेप कर रहे हैं, हमारे धर्म को संकट में डाल रहे हैं, और इस वजह से विद्रोह हुआ था। अंग्रेजों ने कहा अब ऐसा है, अब हम इनकी संस्कृति पर काम नहीं करेंगे, यानी जो इनके सामाजिक सुधार हो रहे थे उस पर रोक लगा देंगे, जो मन में आए वो करो। रोक लगाते हैं, कोई सामाजिक सुधार करते हैं तो जनता इसको अच्छे तरीके से नहीं लेती है, जनता इसको निगेटिविटी लेती है कि हमारे संस्कृति पे हस्तक्षेप है, इस तरह से लेके विद्रोह कर देती है। तो उन्होंने क्या किया, हिंदू मुस्लिम विभेद को बढ़ाया, ठीक है, तुष्टीकरण की नीति यहीं से शुरू की, ठीक है, फूट डालो राज करो की नीति शुरू की। सामाजिक सुधारों को त्याग दिया गया। उदाहरण के तौर पे पहले आप देखेंगे विधवा पुनर्विवाह जैसे एक्ट आए थे, वह अब नहीं आएंगे, ठीक है, ढेर सारे एक्ट आए थे, विधवा पुनर्विवाह, इसके अलावा भ्रूण हत्या जो निषेध था, ये सब जो एक्ट आए थे, सती प्रथा उन्मूलन था, ये सब उन्होंने अब लगभग बंद कर दिया या तो न्यून कर दिया कि अब कम से कम हस्तक्षेप करेंगे। इसके अलावा आप कुछ पॉइंट बता सकते हैं कि प्रेस पर कड़ी सेंसरशिप लगाई गई, जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, ताकि जो राष्ट्रवादी विचार है वो न फैल पाए। शिक्षा हेतु यूरोपीय तरीकों पर जोर दिया गया, और आप देखेंगे 1854 में, जो कि पहले ही आ चुका था, वुड डिस्पैच। इसके बाद वुड डिस्पैच को लागू करने हेतु कुछ प्रयास किए गए कि किस तरीके से भारतीय शिक्षा का जो विस्तार है वो इस तरीके से किया जाए कि यूरोपीय बन जाए, भारत में रंग रूप के आधार पर भारतीय रहे, परंतु कामकाज करने के ढंग से वो अंग्रेज बन जाए, ठीक है। आप निष्कर्ष में चाहें तो वही जो मैंने दूसरा पक्ष बताया कि राष्ट्रवादियों द्वारा किस तरह से 1857 की क्रांति को निर्णायक माना गया और इससे प्रेरणा ली गई, उसको आप लिख सकते हैं कि जब पुनरुत्थानवादी और जो भी आंदोलन चलाए गए भारत में भविष्य में, उसमें 1857 की क्रांति को एक आप कह सकते हैं एक वाटरशेड की तरह से देखा गया, ठीक है। इसके बाद काफ़ी चीज़ें परिवर्तन हुई हैं और इसको आपको आंसर में लिखना है। तो ये सारे पॉइंट्स हो जाएंगे, कुछ कम कुछ अधिक, आप 1-2 पॉइंट कम सोच सकते हैं, 1-2 पॉइंट अधिक सोच सकते हैं। पैटर्न यही रहेगा, बेसिकली आपको ध्यान रखना है, स्ट्रक्चरिंग यही रहेगी, है ना, इस बात को आपको समझना होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, धर्मनिरपेक्षतावाद अभिमुखन। अच्छा, ये हिंदी इतनी टफ थी कि मुझे समझ में नहीं आ रही थी,
बहुत टाइम लगा इसे हिंदी समझने में, ठीक है। तो इस प्रश्न में मुझे लगता है मुझे 12 से 13 मिनट लग गए थे करीब। एग्जाम में भी ऐसा होता है, कि आप एक दो प्रश्नों में आप फंस जाते हैं, तो इसको एंड के लिए छोड़ देते हैं हम लोग, जनरली सबसे एंड में करेंगे, है ना। प्रश्न कम से कम छोड़ के आते हैं, उसके बाद मान लीजिए एग्जाम में तो जनरली क्या होता है कि मान लीजिए नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो इस प्रश्न को शुरू में तो छोड़ दिया। जैसे ये प्रश्न मान लीजिए एग्जाम में आया और मुझे नहीं समझ में आया, तो मैंने शुरू में छोड़ दिया। फिर आखिरी में 10 मिनट अगर बचा और मेरे पास फिर से टाइम, मैंने सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लिया हूं, तो मैं 1-2 मिनट वापस सोचूंगा अभी। लेकिन मान लीजिए आखिरी में मेरे पास 5 मिनट ही बचा, ठीक है, और मैंने सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लिया, अब यही बचा है और मेरे पास 5 मिनट ही बचा है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे जो समझ में आएगा, जो कीवर्ड है, मान लीजिए जैसे क्वेश्चन ये पढ़ रहा हूं और यहीं से आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ऐसे प्रश्नों को टैकल कैसे करेंगे। मान लीजिए प्रश्न आ रहा है, धर्मनिरपेक्षतावाद अभिमुखन व व्यवहार के एक समुच्चय के रूप में उदारवादी लोकतांत्रिक भारत के भविष्य के लिए अपरिहार्य विवेचना कीजिए। अच्छा, मुझे दिक्कत क्या थी, मुझे अभिमुखन का मतलब नहीं समझ में आ रहा था, इंग्लिश में देखा ओरिएंटेशन, ठीक है। व्यवहार का एक समुच्चय मतलब सेट ऑफ बिहेवियर, ठीक है, सेट ऑफ बिहेवियर। तो ये बात कह रहा है कि धर्मनिरपेक्षता, ओरिएंटेशन एंड सेट ऑफ बिहेवियर के रूप में जो लिबरल डेमोक्रेटिक इंडिया है, इसके फ्यूचर के लिए बहुत ही अनिवार्य है, ठीक है। तो मुझे ये क्वेश्चन थोड़ा सा उस समय क्लियर नहीं हो रहा था कि कैसे स्ट्रक्चरिंग करूं। देखिए बात क्या होती है, पॉइंट्स तो आपको दिमाग में क्लियर होते हैं, लेकिन इसकी स्ट्रक्चरिंग कैसे करनी है। तो मैं पहले सोच रहा था कि अभिमुखन की एक हेडिंग डालूं, व्यवहार के समुच्चय के रूप में एक हेडिंग डालूं और बताऊं कि भारत के भविष्य के लिए अनिवार्य है। ये सब चीजें मैं दिमाग में प्लस माइनस कर रहा था, और मुझे अभिमुखन का मतलब भी क्लियर नहीं हो रहा था और व्यवहार का एक समुच्चय, इन दोनों का मतलब क्लियर नहीं हो रहा था। तो मैंने फिर क्या किया, इन चीजों को उड़ा दिया, यहां से इतने पे ध्यान दिया कि धर्मनिरपेक्षतावाद उदारवादी लोकतांत्रिक भारत के भविष्य के लिए अनिवार्य विवेचना कीजिए। अब देखिए बात को समझिएगा, ऐसे प्रश्न में क्या करना है, ये चीज मैंने उड़ा दी आंसर से ही, है ना। लेकिन एग्जामिनर को नहीं बताया कि मैंने ये चीजें उड़ा दी हैं। एग्जामिनर को मैंने क्या बताया, यहां पर हेडिंग डाल दी, वही चीज हेडिंग डाल दी यहां पे कि अभिमुखन एवं व्यवहार के एक समुच्चय के रूप में उदारवादी लोकतांत्रिक भारत के भविष्य के लिए अनिवार्य है, ठीक है। ये बात क्लियर मैंने हेडिंग में ही बता दी कि धर्मनिरपेक्षतावाद अभिमुखन एवं व्यवहार के एक समुच्चय के रूप में उदारवादी लोकतांत्रिक भारत के भविष्य के लिए अनिवार्य है, डैश डैश निम्न कारण, क्योंकि विवेचना पूछिए तो यही विवेचना ही पूछी है प्रश्न में, तो मैंने विवेचित कर दिया। लेकिन मैंने इन चीजों पे ध्यान नहीं दिया। अब मुझे जो चीजें दिमाग में आ रही है वही लिखूंगा, यहाँ पे एग्जाम में आंसर वही लिख दूंगा और देखिएगा बिल्कुल सेट हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट फिट हो जाएगा। तो आप इसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। तो क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है एग्जाम में, आप वो भी समझ सकते हैं। एक दो चीजें नहीं आ रही हैं तो उसके लिए परेशान नहीं होना, ठीक है। तो सीधी बात है। अब देखिए धर्मनिरपेक्षतावाद क्या होता है, ठीक है। धर्मनिरपेक्षतावाद यानी सेकुलरिज्म। देखिए दो चीजें होती हैं बेसिकली, एक होता है सेकुलरिज्म और एक होता है सेकुलराइजेशन, ठीक है। इन दोनों में आप डिफरेंस देख लेंगे खुद से, मुझे पता है आप लोग देख लेंगे और पता भी होगा, इवन जो लोग मेंस लिख रहे हैं यार उनको तो पता ही होना चाहिए, ठीक है। तो सेकुलरिज्म क्या है, धर्म का राज्य से पृथक्करण है। भारत में यही है, सेकुलरिज्म का मतलब धर्म से राज्य में पृथक्करण। हालांकि अगर सेकुलरिज्म की असली जो विचारधारा है, जो समाज शास्त्र में, वो कहता है जब हम धर्म की व्यक्तिगत अभिव्यक्ति को कम कर देते हैं, यानी व्यक्तिगत रूप में हम धर्म का जब प्रयोग कम कर देते हैं, उसको बोलते हैं हम सेकुलरिज्म, ठीक है। तो भारत में क्या है, भारत में सेकुलरिज्म का मतलब है धर्म का राज्य से पृथक्करण। हालांकि जो भारतीय धर्मनिरपेक्षतावाद है वो क्या है, वो पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता से अलग है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में क्या है, धर्म का राज्य से पूर्ण पृथक्करण नहीं है, बल्कि सर्वसमावेशी धर्मनिरपेक्षतावाद है। तो मैंने यही इंट्रोडक्शन में लिख दिया। जो सेकुलरिज्म है, देखिए हम पे इंग्लिश कीवर्ड पे जाइए, हिंदी कीवर्ड धर्मनिरपेक्षतावाद है, इसको रहने दीजिए आप लोग। इंग्लिश कीवर्ड यहाँ पे दिया है सेकुलरिज्म, तो आपको सेकुलरिज्म जो इंडियन सेकुलरिज्म है उस पर आपको फोकस करना है कि इंडियन सेकुलरिज्म क्या कहता है। इंडियन सेकुलरिज्म कहता है कि धर्म का राज्य से पृथक्करण, लेकिन पूर्ण पृथक्करण नहीं, बल्कि सर्वसमावेशी धर्मनिरपेक्षतावाद है। अब आप प्रश्न को वापिस समझिए। अब प्रश्न यही कह रहा है जो भारतीय धर्म, अब यहाँ पे आप सोच लीजिए, आप आगे लगा लीजिए भारतीय, ठीक है। अभी इस बात को आप समझिएगा क्योंकि यही बात कर रहे हैं ना, उदारवादी लोकतांत्रिक भारत के भविष्य के लिए अनिवार्य है। तो कैसा धर्मनिरपेक्षतावाद, जो भारतीय धर्मनिरपेक्षतावाद है वही भारत के भविष्य के लिए अनिवार्य है, अपरिहार्य है। और उसी चीज को मैं क्या करूंगा, आंसर में एक्सप्लेन कर दूंगा। ये जो बीच के वर्ड्स मुझे नहीं समझ में आए थे, इसको हेडिंग में यहीं पे डाल दूंगा ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ इसको बढ़िया से समझ में आया, इसको एक एक पॉइंट समझ में आया। एग्जामिनर को देखिए, एग्जामिनर को कैसे ब्लफ करूंगा और बिल्कुल आप खुद नहीं पकड़ पाएंगे। इवन आप थर्ड पार्टी से एनालिसिस करा लीजिएगा, जो जिस व्यक्ति ने ये वीडियो नहीं सुना होगा वो खुद नहीं पकड़ पाएगा कि ये क्वेश्चन में वाकई में कीवर्ड्स नहीं समझ में आए, ठीक है। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से एग्जाम में, और ये चीज़ें कैसे आती हैं, ये चीज़ तभी आएंगी जब आप प्रैक्टिस खूब कर रहे होंगे। आपने खूब ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इंट्यूशन, इसी को बोलते हैं वॉइस ऑफ कॉन्साइंस,
ठीक है, वॉइस ऑफ कंसाइंस से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, इस बात को आप समझिएगा। ठीक है, खुद आपका जब हाथ चलना शुरू होगा ना और जो आप पॉइंट्स लिख रहे होंगे वो खुद ही सही होगा, वो गलत होगा ही नहीं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, एक पॉइंट ये लिखूंगा, संविधान में क्या क्या बातें ऐसी की गई हैं। तो मैं बताऊंगा अनुच्छेद 51 का भारत में देखिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता है क्या, उसी का फायदा नुकसान बता दूंगा कि भारत के भविष्य के लिए अपरिहार्य क्यों है, क्योंकि भारतीय धर्मनिरपेक्षता में ये तत्व हैं जो भारतीय भविष्य के लिए अनिवार्य बनाते हैं। तो आप देखेंगे अनुच्छेद 51 का क्या बोलता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करिए और उन प्रथाओं को त्यागिए जो स्त्रियों के सम्मान को चोट पहुंचाते हैं। ये बात क्लियर कहता है, यानी भारतीय धर्मनिरपेक्षतावाद लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है, और आप सीधे बात कह सकते हैं कि लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के कारण उदारवादी लोकतांत्रिक भारत के लिए ये बहुत अनिवार्य है। तो पहला पॉइंट आप यहां पे देखिए, सीधे देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट, भारतीय धर्मनिरपेक्षता ऐसा नहीं है, देखिए पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता क्या है कि धर्म और राज्य का पूर्ण पृथक्करण है और राज्य किसी धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन भारत में क्या है, भारत में सर्वसमावेशी दृष्टिकोण है। भारत में है राज्य का सभी धर्मों के प्रति समान संरक्षण होगा, मतलब राज्य हर धर्म को संरक्षण देगा। ठीक है, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन राज्य सभी धर्म को संरक्षण देगा, किसी के साथ विभेद नहीं करेगा। तो मैंने वो बताया जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता है भारत के लिए क्यों अनिवार्य है, क्योंकि भारतीय विविधता की रक्षा करनी है, देश की एकता एवं अखंडता की रक्षा करनी है। इसलिए जो भारतीय धर्मनिरपेक्षतावाद है वह उदारवादी लोकतांत्रिक भारत के भविष्य के लिए अपरिहार्य है। तो मैंने दूसरा पॉइंट ये बताया कि क्योंकि यह सर्वधर्म संभाव पर आधारित है, न कि पश्चिमी, आप कह सकते हैं न कि पश्चिमी संकीर्ण दृष्टिकोण। आप चाहें तो यहाँ पे तुलनात्मक भी लिख सकते हैं कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी संकीर्ण दृष्टिकोण पर आधारित नहीं है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता सर्वधर्म संभाव पर आधारित है, इसलिए उदारवादी लोकतांत्रिक भारत के लिए अनिवार्य है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या लिखूंगा, भारतीय धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत आवश्यक पड़ने पर धार्मिक मामलों पर हस्तक्षेप भी होता है, इस बात को बताऊंगा। यानी जो भारतीय धर्मनिरपेक्षतावाद है, यहाँ पे वाद लिख दीजिए, क्यों, क्योंकि प्रश्न में सेकुलरिज्म का मतलब धर्मनिरपेक्षतावाद लिखा हुआ है, तो आप सीधे सीधे हिंदी में आप भी धर्मनिरपेक्षतावाद ही लिखेंगे, धर्मनिरपेक्षता नहीं लिखेंगे, क्योंकि एग्जामिनर जो क्वेश्चन दे रहा है हम उसी हिसाब से आंसर लिखेंगे। लेकिन सेकुलरिज्म का मतलब जो है वो यही है, जो मैंने मीनिंग बताई कि धर्म का राज्य से पृथक्करण, वो यही है। ठीक है, तो आप बताएंगे जो भारतीय धर्मनिरपेक्षतावाद के अंतर्गत आवश्यक पड़ने पर धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप भी होता है। उदाहरण के तौर पर समता का अधिकार स्वतंत्रता एवं मानवाधिकारों से यह पोषित होता है। ठीक है, और सबरीमाला का इशू देख लीजिए, 3 तलाक का मुद्दा ले लीजिए। अच्छा, और ये समता कैसी समता, लैंगिक समता, राजनैतिक समता, ठीक है, आर्थिक समता, जातिगत समता। ठीक है, जो कम मतलब समता मतलब बेसिकली समता और समानता में 2 चीज अंतर है, ये भी बात यहाँ पे बता ही देता हूँ। समता क्या है, सकारात्मक पक्षपात को पोषित करता है। ठीक है, ऐसे सिंपल समझिए, एक होता है समानता, तो भारतीय जो समानता, ठीक है, ये 2 चीजें समता और समानता। अच्छा, आप देखेंगे भारत में क्या है, भारत में समता का अधिकार है, न कि समानता का अधिकार है। इस बात को थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूं। समता का अधिकार मतलब जो पिछड़े वर्ग हैं, आप देखेंगे SC ST को आरक्षण दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, ताकि सकारात्मक पक्षपात किया जाए। जबकि समानता का मतलब होता है चाहे SC ST रहे, चाहे जनरल रहे, जो भी रहे, उसको बराबर लड़ाई करवाई जाएगी। अब जो जीतेगा उसको विजयी घोषित कर दिया जाएगा। यहाँ पर क्या इसको पता है पहले से, भारत को, भारतीय संविधान जो लोग निर्माण करते हैं उनको पता था कि जो बेचारे दलित कुचले वर्ग हैं ये थोड़े पहले से अंदर है, ये लड़ाई करने में समान है ही नहीं, तो इनको समान कैसे लड़ाई कराएंगे। तो इसके लिए इनको थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, इनको थोड़ा आरक्षण देकर इनको सपोर्ट करना पड़ेगा, तब समता का दृष्टिकोण आएगा। तो समता मतलब आप कह सकते हैं सकारात्मक पक्षपात के दृष्टिकोण पर भारतीय धर्मनिरपेक्षता आधारित है। और आप देखेंगे भारतीय संविधान उन मामलों में हस्तक्षेप करता है, जैसे देखेंगे आपने सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, 3 तलाक को भी अवैध ठहराया। भारतीय संविधान जो भारतीय संसद है उसने भी 3 तलाक को अवैध ठहराया। और सबरीमाला का इशू भी आप देखेंगे, सबरीमाला में महिलाओं की प्रवेश को अनुमति दी गई। तो कई लोग कहेंगे कि ये सीधे सीधे क्या है, धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन है, यानी ये धार्मिक क्रियाओं में हस्तक्षेप है। लेकिन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है कि भारत के उदारवादी लोकतांत्रिक भविष्य के लिए, क्योंकि भारत को लिबरल बनना है, इसके लिए अनिवार्य भी है, क्योंकि भारत को ये बात ध्यान में रखना है कि यार धर्म ज़्यादा जरूरी है कि लैंगिक समानता ज़्यादा जरूरी है, धर्म ज़्यादा जरूरी है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन ज़्यादा जरूरी है। इस बात को बैलेंस करके भारत की जो न्यायिक प्रणाली है, भारत की जो संसदीय प्रणाली है, वो इन चीज़ों पर सोच के अगर जरूरत पड़ती है तो क्या करती है, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप भी करती है। तो इस बात को आपको लिखना होगा। जो नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, परंतु धार्मिक कार्यों पर युक्तियुक्त निर्बंधन भी है। ठीक है, तो मतलब वही बात मैं ऑलरेडी समझा रहा था, वही बात आपको और क्लियर हो गया कि भारतीय संविधान आपको अब्सोल्यूट पावर नहीं देता है धार्मिक स्वतंत्रता का।
ठीक है, मतलब आप जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते इस कह के कि यार हमें तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और अपने धर्म की जो चीजें हैं वो कर रहे हैं, धर्म प्रचार कर रहे हैं। ठीक है, आप बलि नहीं दे सकते। आप कहेंगे कि यार नहीं, हमारा जो धर्म है उसमें मानव बलि देना जरूरी है, तो आप बलि नहीं दे सकते। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट होगा, अस्पृश्यता उन्मूलन, लैंगिक समानता जैसे मानवीय अधिकार धर्मनिरपेक्षतावाद के पोषक हैं। तो इन चीजों को आप बेसिकली 5-7 पॉइंट जो मैंने लिखे थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताएंगे। इवन मुझे लगता है 150 वर्ड या 100 वर्ड से ऊपर तो यही हो गया। इसको जो मैंने ऑलरेडी थोड़ा एग्जांपल बताया उसको थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखेंगे तो 200 शब्दों में बहुत अच्छा हो जाएगा। और आप बता सकते हैं कि इसके लिए बहुत अनिवार्य है। इसके लिए आप चाहें तो एंड में कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बता सकते हैं, कुछ तरीके बता सकते हैं, या फिर आप चाहें तो निष्कर्ष में कुछ चुनौतियां बता सकते हैं कि भारतीय धर्मनिरपेक्षतावाद के समझ कुछ चुनौतियां हैं। ठीक है, कुछ विवाद, सांप्रदायिकता जैसी चीजें हैं वो बढ़ रही हैं, तो इस पे सरकार को ऐसा रखना होगा कि संवैधानिक प्रक्रियाओं के जरिए इन समस्याओं का समाधान करना होगा। तो इस तरीके से आप निष्कर्ष लिख सकते हैं। 15वां क्वेश्चन करते हैं जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। भारतीय महिलाओं पर भूमंडलीकरण के प्रभाव की विवेचना उपयुक्त उदाहरणों के साथ कीजिए। ठीक है, देखिए क्लियर बात है। अच्छा, एक बार मैं आपको एक क्वेश्चन और दिखा देता हूं ताकि आपको और क्लियर हो। 16वां क्वेश्चन मैं यहां पे आपको दिखा देता हूं, जस्ट आज डिस्कशन नहीं करूंगा। ठीक है, देखिए 15वां क्वेश्चन पढ़िए। 15वां क्वेश्चन है, भारतीय महिलाओं पर भूमंडलीकरण के प्रभाव की विवेचना उपयुक्त उदाहरणों के साथ कीजिए, ये है। 16वां क्वेश्चन क्या है, वैश्वीकरण क्या है, भारतीय सामाजिक संरचना पर इसके प्रभाव की विवेचना कीजिए। यहां पर समझिएगा 2 क्वेश्चन अगल बगल है। अब मान लीजिए एक 15वां प्रश्न आप पढ़ रहे हैं और आपने 16वां प्रश्न नहीं पढ़ा और आपने प्रश्न में इंट्रोडक्शन में लिख दिया कि भूमंडलीकरण क्या है, यही बात लिख दी इंट्रोडक्शन में, क्योंकि ये भी इंट्रोडक्शन एक हो सकता है। और आपने लिख दिया भूमंडलीकरण ये है और भारतीय महिलाओं पर ऐसे ऐसे प्रभाव पड़ रहे हैं। अब समझिएगा सेकंड अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन खुद पूछ रखा है, वैश्वीकरण मतलब भूमंडलीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन खुद पूछ रखा है, आपने फिर इंट्रोडक्शन वही लिया जो एग्जामिनर कॉपी चेक करके गया, ये तो एक ही चीज लिख रखा है पूरे आंसर में। अच्छा देखिए, सामाजिक संरचना पर इसके प्रभाव, सामाजिक संरचना में महिलाएं भी तो एक महत्वपूर्ण भूमिका में हैं, महिलाओं की भी तो सामाजिक जो परिस्थिति है उसमें परिवर्तन हो रहा है, तो कुछ पॉइंट्स इसमें भी आएंगे आपके, ये भी पॉइंट इसमें भी आएंगे जो भारतीय सामाजिक संरचना पर इसके प्रभाव है। अब आप करेंगे क्या, ये इशू आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो इस बात को ध्यान देना है, इसको थोड़ा सा अलग करना है ना, इस बात को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। तो इंट्रोडक्शन दोनों अलग अलग होंगे एग्जाम में। अच्छा, एग्जाम में अगर आपने नहीं पढ़ा तो यार ये आपकी हो सकती है कि मिस्टेक हो, इसीलिए मैं कहता हूँ इंट्रोडक्शन आपको नए तरीके का टाइप करना चाहिए। और आप देखेंगे जो 51 दिन हमने ऑलरेडी क्वेश्चन आंसर डिस्कशन किए हैं, मैं उसकी ज़्यादा बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, ये बात बता रहा हूँ, उसमें मैंने अलग अलग तरीके से आपको इंट्रोडक्शन लिखना सिखाया। इवन आज भी आप देखेंगे कई प्रश्नों में अलग अलग तरीके से मिलता है कि इसमें 2 तरह के इंट्रोडक्शन हो सकते हैं, 3 तरह के हो सकते हैं, आप और क्या सोच सकते हैं और क्या सोच सकते हैं। तो आपको देखना होगा हमेशा ऐसा नहीं है, हमेशा में ऐसा नहीं करते हैं कि जो मेन कीवर्ड है क्या है भूमंडलीकरण, इसको हमेशा डिफाइन नहीं करते हैं। जनरली जब प्रश्न की विशिष्ट मांग भूमंडलीकरण, ठीक है, भूमंडलीकरण को एक्सप्लेन करना नहीं है, प्रश्न की विशिष्ट मांग है भारतीय महिलाओं पर इसके प्रभाव की विवेचना, ये विशिष्ट मांग है। तो आप भूमंडलीकरण को डिफाइन न करके सीधे ऐसा इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं कि भूमंडलीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसने, आप ऐसा बता सकते हैं, एक ऐसी आधुनिक प्रक्रिया है जिसने समाज के सभी वर्गों पर काफी प्रभाव डाले हैं, सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव डाले हैं, अतः एक महिलाओं पर भी इसका एक विशिष्ट प्रभाव पड़ा है। इस तरह से एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन 15 से 20 शब्दों में ही बहुत अच्छा लिख सकते हैं कि विभिन्न वर्गों, चाहे पुरुष हो, महिलाओं हो, बच्चे हों, वृद्ध हों, ठीक है। और इवन इस बार आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको यही करना भी है, सिलेबस ऐसे ही हम ब्रेक करते हैं। भूमंडलीकरण का प्रभाव महिलाओं पर पूछा है, अगली बार जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको क्या करना है, भारतीय संस्कृति पर क्या प्रभाव होगा, ठीक है, भारतीय वृद्धों पर क्या प्रभाव हो रहा है, भारतीय पुरुषों पर क्या प्रभाव हो रहा है भूमंडलीकरण का, भारतीय बच्चों पर क्या प्रभाव हो रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं बच्चों पर तो 2019 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि भारतीय बच्चों पर भूमंडलीकरण का प्रभाव की विवेचना उपयुक्त उदाहरणों से कीजिए, ठीक है। तो इस बात को आपको एक्सप्लेन करना होगा आंसर में, एकदम सेम प्रश्न और इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ठीक है। तो मैंने वही देखिए इंट्रोडक्शन में क्या लिखा, अलग तरीके से भूमंडलीकरण को डिफाइन नहीं किया, मैंने सीधे ये बताया कि भूमंडलीकरण के प्रभाव सभी वर्गों पर है, महिलाओं पर भी सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव है। तो मैं क्या करूंगा, एक हेडिंग डालूंगा सकारात्मक प्रभाव, दूसरा हेडिंग डालूंगा नकारात्मक प्रभाव, ठीक है। टेबलिंग फॉर्म में नहीं लिखूंगा, एग्जाम में मैं सकारात्मक, यहाँ पे तो मैंने बस आपको स्ट्रक्चरिंग बतानी थी, इस वजह से मैंने बता दिया, ठीक है। इस बात को समझिएगा। अब सकारात्मक प्रभाव में क्या है, सकारात्मक प्रभाव में आप ढेर सारे हेडिंग्स डाल सकते हैं, छोटे छोटे सब हेडिंग होगी सकारात्मक प्रभाव, सब हेडिंग होंगे आर्थिक, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा महिला अधिकार, सामाजिक प्रभाव, सामाजिक सकारात्मक प्रभाव, राजनैतिक सकारात्मक प्रभाव, ठीक है, मैंने ये बात बताई है, ठीक है, 4-5 पॉइंट यहाँ से बताया।
अब देखिए आर्थिक प्रभाव में क्या होगा, सकारात्मक क्या है, भूमंडलीकरण के कारण। भूमंडलीकरण के कारण भारत में कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां आई हैं, बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां यानी रोजगार के अधिक मौके मिले हैं। इवन आपको एग्जाम्पल यहाँ पे, क्योंकि देखिए आप प्रश्न की मांग है, उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से विवेचना कीजिए। तो कई ऐसी कंपनियां हैं जैसे गोल्डमैन सैक्स का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। ये कंपनियां क्या करती हैं, वुमेन इन लीडरशिप, ठीक है। इन कंपनियों का प्रोग्राम है इमर्जिंग वुमेन इन लीडरशिप, और इसमें क्या करती है, विशेषकर महिलाओं को रोजगार देती हैं, ठीक है। विशेषकर महिलाओं को रोजगार देती है। तो नई कंपनियां आई हैं, अधिक रोजगार के अवसर मिले हैं। और जिस IIT में मैं था, IIT रुड़की में, वहां पे मैंने देखा था गोल्डमैन सैक्स का स्पेशल प्रोग्राम था लड़कियों के लिए। जो लड़कियां थी वहां पे स्पेशल उनकी भर्ती वहां पे की जाती थी, और पैकेज बहुत अच्छा था। इवन 32 लाख के आसपास पैकेज ये देती थी, और कंपटीशन केवल लड़कियों में था। तो आप देख सकते हैं एक यहाँ पर फायदा, यहाँ पे बता सकते हैं सकारात्मक भूमिका, आर्थिक प्रभाव। इसके अलावा महिला सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप को विशेष फायदा हुआ है वुमेन किससे, ग्लोबलाइजेशन से। जो महिला सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप हैं, जो क्या करती हैं, समाज के जो निचले वर्ग हैं, जो दमित हैं, जो महिलाएं हैं, इनके लिए क्या करती हैं, विशेषकर बचत आधारित योजनाओं को चलाती हैं, बचत के प्रयास करती हैं, इनकी वित्तीय समावेशन करती हैं। तो उदाहरण के तौर पे एक बता सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन सेवा है, इसको शॉर्टकट में सेवा ही लिखें। उदाहरणों के साथ ही प्रश्न की मांग भी है, तो उदाहरणों के साथ ही हम कर भी रहे हैं। तो सेवा ने तकनीकों का प्रयोग करके सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है, ठीक है। आप चाहें तो इसकी केस स्टडी देख सकते हैं, गूगल सर्च करेंगे ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट और सेवा की केस स्टडी आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन ने क्या किया, बेसिकली तकनीकों का प्रयोग किया। ग्लोबलाइजेशन का एक फायदा यह है कि भारत में नई तकनीकें भी आई, ठीक है। ई सेलिंग की व्यवस्था की, अमेजन, फ्लिपकार्ट आदि प्लेटफॉर्म पे जो सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स द्वारा बनाए गए जो वस्तुएं थी, इनको यहां पर बेचना शुरू किया, अमेजन, फ्लिपकार्ट, इनके माध्यम से। और इससे क्या हुआ, महिलाएं आत्मनिर्भर बनी हैं, इसको आप बता सकते हैं। दूसरा, महिला अधिकारों में सशक्तता बढ़ी है, जागरूकता बढ़ी है। ग्लोबलाइजेशन का एक इफेक्ट ये हुआ है कि आप टीवी देखते हैं, आप देखते हैं कि USA में कैसे महिलाएं रह रही हैं, आप देखते हैं कि यूरोप में महिलाएं कैसे रह रही हैं, और उससे क्या होता है, जागरूकता में वृद्धि हुई है। भारत में भी विभिन्न कानून आए हैं, जैसे सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट। इसके अलावा महिला आयोग आदि बनाए गए हैं जो कि महिला अधिकारों पर विशेष ध्यान देते हैं। दूसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हैं। तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं, भूमंडलीकरण का सामाजिक प्रभाव सकारात्मक रूप से क्या पड़ा है, महिलाओं को खासकर शहरों में बराबरी का दर्जा दिया गया है। उदाहरण के तौर पर संपत्ति का अधिकार कम से कम कानूनी तरीके से तो दे ही दिया गया है, ठीक है। इवन देखेंगे आपकी पुरुषों के एटीट्यूड में भी शहरों में काफी, खास करके शहरों में, भारतीय शहर है उसमें एटीट्यूड में भी परिवर्तन आया है। जैसे आपने एक सुना होगा ही फॉर शी अभियान, ठीक है, उसमें पुरुष महिलाओं के लिए खड़े हुए हैं, पुरुष बता रहे हैं कि नहीं, महिलाओं के साथ गलत काम नहीं होने चाहिए। ही फॉर शी अभियान, इसको देखें। महिलाओं की भी जागरूकता वृद्धि हुई है, जैसे #मीटू अभियान आप सुन सकते हैं। ये बेसिकली सामाजिक बराबरी के मुद्दों पर केंद्रित अभियान है। ग्लोबलाइजेशन का इसमें सकारात्मक प्रभाव यहाँ पे पड़ा है। क्यों, क्योंकि मीटू अभियान एक ग्लोबल अभियान था, है ना, जो आप समझ सकते हैं कि ग्लोबल अभियान था, और अमेरिका में बेसिकली अमेरिका की एक महिला थी, उनके द्वारा शुरू किया गया था। फिर राजनीतिक सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा है, देखिए राजनीतिक सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, ग्लोबलाइजेशन से जागरूकता में वृद्धि हुई है। जागरूकता में वृद्धि हुई है तो महिलाएं स्वयं को एक समूह के रूप में देख रही हैं। पहले क्या होता था, महिलाएं पुरुष के एक सब पार्ट के रूप में खुद को देखती थी, यानी पुरुष जो कह रहा है उसी को मानती थी। मान लीजिए पुरुष ने कहा कि इस पार्टी को वोट दे देना है, तो महिलाएं का खुद का मत नहीं होता था और वोट दे देती थी इसी पार्टी को। अब क्या है, महिलाओं में जागरूकता हुआ है, महिलाएं एक समूह के रूप में स्वयं को पहचान पा रही हैं। उदाहरण के तौर पे आप 3 तलाक के मुद्दे पर देखेंगे कि जो वर्तमान पार्टी है उसको काफी वोट मिले थे, ठीक है, तो ये बात भी आप सोच सकते हैं, यहाँ पे इसको पॉइंट को लिख सकते हैं। हालांकि 3 तलाक के मुद्दे पे वोटिंग मत एग्जाम्पल डालिएगा, जस्ट समझाने के लिए बोला था। महिलाएं समूह के रूप में स्वहित में भी अब वोटिंग कर रही हैं, आप ऐसा बता सकते हैं। PRIs में भागीदारी बढ़ी है। उदाहरण के तौर पे 44% जो भारत के PRIs हैं उसमें महिलाओं का नेतृत्व है। PRIs मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो ये भी ग्लोबलाइजेशन का एक सकारात्मक प्रभाव है। 4-5 पॉइंट यहाँ पे आप बता सकते हैं। अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तो करीब 100 वर्ड्स में अच्छे से हो जाएगा। इवन मैंने जो पॉइंट्स लिखे वो करीब आसपास 100 वर्ड के पहुंच जा रहा है। अब बताऊंगा नकारात्मक प्रभाव भी हैं भाई, केवल सकारात्मक प्रभाव तो है नहीं, क्योंकि बोला प्रभावों की विवेचना करें तो नकारात्मक प्रभाव भी हैं। नकारात्मक प्रभाव क्या है, फिर वही हेडिंग्स लिख दूंगा। देखिए आर्थिक में क्या है, रोजगार के अवसर मिले हैं, सही बात है, लेकिन रोजगार के अवसर कौन से मिले हैं, पिंक कॉलर जॉब। जैसे आप देखेंगे रिसेप्शनिस्ट की भूमिका, ठीक है, फिक्स भूमिका है कि महिलाओं को पायलट नहीं बनने दिया जाएगा। मतलब आप कुल मिला के आपको यह सोचना है जो स्थिति में परिवर्तन हुआ है महिलाओं की, उसमें क्या किया गया है, पितृसत्तात्मकता ने अपना उपयोग किया है, पितृसत्तात्मकता ने अपना प्रभाव उसमें भी छोड़ दिया है। जो फायदा था
वो फायदा पितृसत्तात्मक तरीके से दिया है कि आर्थिक में नौकरियां केवल वही जो पिंक कॉलर जॉब्स हैं, ठीक है। इनकम गैप बहुत बड़ा है। इवन आईएलओ की एक रिपोर्ट है, आप चाहें तो इसको कोट कर सकते हैं। आईएलओ की रिपोर्ट के अनुसार सामान्य कार्य हेतु मतलब सेम काम अगर पुरुष कर रहे हैं और सेम काम महिलाएं कर रही हैं तो 22% का इनकम गैप इंडिया में है, ठीक है। तो आप चाहे तो इसको कोट करके एग्जाम्पल से बता सकते हैं, क्योंकि बोला भी उपयुक्त उदाहरणों से बताना है तो आपको एग्जाम्पल खूब देने होंगे। समबल भागीदारी में गिरावट आई है, खास करके शहरी क्षेत्रों में आप देखेंगे कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में गिरावट आई है। फिर दूसरी पॉइंट, ग्लोबलाइजेशन से शहरों में प्रवसन हुआ है। देखिए क्या हुआ है, ग्लोबलाइजेशन हुआ। ग्लोबलाइजेशन के केंद्र कौन थे? आधुनिक शहर थे, और आधुनिक शहर केंद्र बने हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में प्रवसन हुआ है। शहरों में प्रवसन हुआ किसका है? पुरुष सदस्यों का प्रवसन हुआ है। इससे क्या हुआ, जो ग्रामीण कृषि थी उसका महिलाकरण हो गया है। और महिलाकरण होना देखिए एक तरह से अच्छी बात भी है कि महिलाएं, ऐसा नहीं है कि कृषि नहीं करा सकती, महिलाएं करा सकती हैं कृषि। लेकिन हुआ क्या, कृषि का महिलाकरण हो गया, लेकिन जो संपत्ति थी, कृषि संपत्ति थी, उसका महिलाकरण नहीं हुआ। इससे क्या हुआ, उनको लोन, वित्त की सुविधाएं नहीं मिल पाई और कृषि उतनी उन्नतिशील नहीं हो पाई जितनी हो जाती। महिला सुरक्षा पर विशेष संकट है, चाहे ग्रामीण में अगर महिलाएं अलग रह गई हैं, अकेले रह गई हैं तो भी संकट है। इवन शहरों में भी जो महिलाएं हॉस्टल लेके या फिर जो जॉब करने के लिए रह रही हैं, उनको भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है जॉब करने में, ये आती है कि सुरक्षा का संकट काफ़ी बड़ा है। तीसरा, उपभोक्तावादी समाज। ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया, समाज को उपभोक्तावादी बना दिया। और इसमें क्या किया कि बेसिकली महिलाओं को वस्तु के रूप में पोर्ट्रेट किया गया है। महिलाओं को दिखाया गया कि वो वस्तु के रूप में उपभोक्तावादी समाज में। आप देखेंगे जो भी प्रचार आते हैं, ठीक है, इवन मतलब समझ में नहीं आता है, कोई भी ऐसे प्रचार है उसमें महिलाओं को जबरदस्ती शामिल कर दिया जाता है। मतलब ठीक है, ऐसे ऐसे घटिया प्रचार देखने में आप कह नहीं सकते, वो ग्लोबलाइजेशन का खराब इफेक्ट है, ठीक है। पुरुष सेंट लगा रहा है तो महिलाएं आकर्षित हो रही हैं, ऐसे प्रचार, ठीक है, बना दिए गए। क्या, बेसिकली महिलाओं को उपभोक्ता की वस्तु के रूप में कि उपभोग इनका करना है। इससे क्या हुआ है, महिला अपराधों में वृद्धि हुई। जब महिलाओं को उपभोग की वस्तु में दिखाया जा रहा है तो महिला अपराधों में भी वृद्धि हुई है। यहाँ पे आप चाहें तो एनसीआरबी का आंकड़ा कोट कर सकते हैं कि भारत में चाहे बलात्कार हो या महिलाओं की जो शील भंग है, उस मामले में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, आप यहाँ पे कोट कर सकते हैं। चौथा, पितृसत्तात्मकता का प्रभाव अभी भी दिखा है, ठीक है। असमानता भारत में ग्लोबलाइजेशन आया है फिर भी बढ़ ही रही है, और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की 108 रैंक इस बात को बताती है कि भारत में महिला असमानता अभी भी बहुत है। अभी भी पुत्र प्राप्ति पर जोर दिया जा रहा है। जो पितृसत्तात्मकता का प्रभाव, उसमें क्या है, मैंने बताया पुत्र प्राप्ति पर जोर है। उदाहरण के तौर पर आर्थिक समीक्षा 2018-19 में आप देखेंगे, उसमें बताया गया 21 मिलियन, ठीक है, लॉस्ट गर्ल चाइल्ड वहां पे थी, ठीक है। अनवांटेड गर्ल चाइल्ड 63 मिलियन समथिंग थी। तो डेटा आप वहां से देख लें, डेटा हो सकता है यहाँ पे गलत हो, मैंने तो अपने मन से लिखा है, ठीक है। तो बात आपको ये समझनी, यहाँ पे कोट आप कर सकते हैं आर्थिक समीक्षा की रिपोर्ट को। देखिए क्वेश्चन का पैटर्न की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन के पैटर्न में आपको ये ध्यान देना है, उपयुक्त उदाहरण एक कीवर्ड है बहुत जरूरी। यानी आप जो भी पॉइंट लिख रहे हैं, आर्थिक लिख रहे हैं, सामाजिक लिख रहे हैं, महिला अधिकार लिख रहे हैं, आपको ये बात का ध्यान रखना होगा, यहां पर एग्जाम्पल हर पॉइंट्स में चाहिए, मतलब चाहिए। तो वही मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं। पीआरआईज में भागीदारी बढ़ी है, राजनीति आप देख सकते हैं, मैंने बताया यहाँ पे कि 44% महिलाओं को भागीदारी मिली है, लेकिन अभी भी मुखौटा प्रति की समस्या, यानी जो उनकी भागीदारी वाकई थी वो प्राप्त नहीं हो पाई है। अब मैं निष्कर्ष क्या लिखूंगा, ऐसे बताऊंगा, निष्कर्ष लिखूंगा, हमें करना क्या चाहिए। जो नकारात्मक प्रभाव है उसको न्यून करना चाहिए, सकारात्मक प्रभावों को जोर देना चाहिए। कैसे करेंगे ऐसा, तो कानूनों का क्रियान्वयन हो, जो महिलाओं के लिए कानून बनाए गए उनकी हेल्प के लिए उनका क्रियान्वयन हो, मीडिया का संवेदीकरण हो, जेंडर बजटिंग आदि उपाय किए जाएं जिससे महिला सशक्तिकरण हो पाए, ठीक है। आप इस बात को बताएं, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है, मीडिया का संवेदीकरण किया जाए। ये सब बात आप बताकर, आपके पास अगर एक छोटी सी केस स्टडी है, जैसे मैंने यहाँ पे सेवा का बताया, उसको किनारे बक्से में भी यूज कर सकते हैं, तो आप अच्छे खासे नंबर यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में हम डिस्कशन करके पेपर 1 कंप्लीट करेंगे। पेपर 2 मैं कोशिश करूंगा और शॉर्ट में कॉन्सेप्ट बता के और क्या क्या पॉइंट्स लिखने वो बता के और थोड़े जल्दी करने का प्रयास करूंगा। कोशिश करूंगा 3 वीडियो में हो जाए, मतलब 7 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन ऐसे हो जाए। हालांकि मुझे लगता है कि थोड़ा कंटेंट भी बता दूं तो इसकी वजह से क्या होता है, थोड़ा सा लेंदी वीडियो हो जाता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा। कृपया से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि हमारे पास देखिए पैसे नहीं है कि हम एडवर्टाइजमेंट कर पाएँ, तो हमारे एडवर्टाइजर आप ही हैं। आप जितना शेयर करेंगे उतना ही प्लेटफॉर्म ग्रोथ कर पाएगा। धन्यवाद।